तो हाँ जी भाई जनता, अश्वमेध ऑफ जेईई मेन 2025 के इस नवे दिन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम बात करने वाले हैं गॉस लॉ की। गॉस लॉ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का ही नहीं बोला जाए तो फिजिक्स का भी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में से एक है, क्योंकि यहाँ से सवाल बनने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा होती है। कि यहाँ पर और बहुत बड़ी चीज इसकी खासियत क्या है कि यहाँ से सिर्फ और सिर्फ जेईई मेन में ही नहीं, जेईई एडवांस में भी बहुत अच्छे सवाल बनते हैं। मैं आपको दिखाऊंगा आज किस तरह से जेईई मेन और जेईई एडवांस दोनों में इससे सवाल आते हैं, और कैसे जेईई मेन हो या एडवांस दोनों के सवालों को हम बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। वास्तविकता में हमें एक चीज समझनी पड़ेगी कि जब भी हम कोई चीज पढ़ रहे हैं तो हमें उसकी जरूरत पता होनी चाहिए कि यार हम गॉस लॉ अगर सीख रहे हैं तो गॉस लॉ की क्या जरूरत है, इसको समझना बहुत जरूरी है। तो स्टार्ट करते हैं। सपोज दैट हमारे पास एक सिनेरियो सोचने की कोशिश करना। जैसे मान लो कि हमारे पास 5-6 चार्जेस कुछ इस तरह से दिए गए, 1 2 3 4 5 6 इस तरह से कुछ चार्जेस दिए गए। मान लो ये Q1 है, ये Q2 है, ये Q3 है, ये Q4 है, ये Q5 है, ये Q6 है। ठीक है, ये बहुत सारे चार्जेस दिए गए। यार एक बात हमें पता है कि अगर हम बेसिक फ्लक्स की बात करते हैं तो फ्लक्स क्या होता है? फ्लक्स इज बेसिकली द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू अ यूनिट एरिया। करेक्ट। अब अगर बात करें फ्लक्स कैलकुलेट कैसे करते थे, तो फाई ई दैट इज इक्वल्स टू क्लोज इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी ए, है ना। जिस भी हमें एरिया से फ्लक्स कैलकुलेट करना है उस एरिया पे हम जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका डॉट प्रोडक्ट उस एरिया के साथ कराते हैं और टोटल एरिया में हम जोड़ देते हैं। यही करते हैं फ्लक्स निकालने के लिए। अब सोचो अगर मैं आपसे बोलूं कि हमें ना इस पर्टिकुलर पॉइंट मान लो P से पास होता हुआ फ्लक्स चाहिए ड्यू टू दीज पर्टिकुलर पॉइंट्स। आप खुद सोचो यार, इस पॉइंट से ना इन सब चार्जेस की वजह से भाई यहां पर भी इसका कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, है ना। सबका कुछ ना कुछ इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, सबका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। इस पर्टिकुलर पॉइंट पे मान लो हम एरिया भी एक छोटा सा एरिया सेलेक्ट भी कर लेते हैं DA, उसकी मान लो ये डायरेक्शन भी है। तो क्या हमें इन सब से अलग अलग डिस्टेंस लिखनी पड़ेगी? R1 R2 R3 R4 R5 R6 जितने भी चार्जेस हैं सारी डिस्टेंस लिखनी पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड हम तभी निकाल सकते हैं इस पर्टिकुलर पॉइंट की वजह से जब हमें R पता होगा, क्योंकि E इज इक्वल टू क्या होता है? KQ/R², KQ/R²। और हमें हर पॉइंट से डिस्टेंस पता होनी चाहिए, सारे चार्जेस पता होने चाहिए। और दूसरी बात कि जब इस पॉइंट पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल भी रहे हैं तो इसके लिए डायरेक्शन कुछ अलग होगी और इसके लिए डायरेक्शन कुछ अलग होगी। तो इन सबको जोड़ना पड़ेगा हमें, तब यहां पर हमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड पता चलेगा। फिर उसको हम एरिया के साथ में छोटा सा इंटीग्रेशन करके हम फ्लक्स निकाल पाएंगे। तो क्या बहुत लंबा प्रोसीजर है। तो अपने मन मंदिर में फर्स्ट ऑफ ऑल एक बात बिठा लेनी है कि गॉस लॉ इस वजह से इंट्रोड्यूस किया जाता है। किस वजह से? कि हमारे पास जब कैलकुलेशन बहुत टफ हो जाती है वहां पर, और एक चीज और भी है यहां पे कैलकुलेशन में सिमेट्रिक सिस्टम्स की बात कर रहा हूं। सिमेट्रिक सिस्टम्स क्या होते हैं मैं बताऊंगा भी। तो जब कैलकुलेशन बहुत टफ हो जाती है तो वहां पर उस पर्टिकुलर सिस्टम के लिए कैलकुलेशन करने के लिए गॉस लॉ सबसे ज्यादा हेल्पफुल चीज होती है। तो गॉस लॉ की हेल्प से चीजें बहुत आसान हो जाती है। पहली बात ये अपने मन मंदिर में बिल्कुल बिठा लो। ठीक, चलो अब कैलकुलेशन करते कैसे, क्या होता है गॉस लॉ, इस सब की चर्चा करना स्टार्ट करते हैं। ठीक, तो केस वही मानते हैं, मान लेते हैं हमारे पास बहुत सारे चार्जेस दिए गए हैं। हमारे पास क्या है? बहुत सारे चार्ज, 1 2 3 4 5 6 इस तरह से कुछ चार्जेस दिए गए थे। ठीक, Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6। ठीक, इनमें से कुछ मान लो पॉजिटिव है, कुछ मान लो नेगेटिव है। तो ये मान लो प्लस, और टफ केस बन गया है ना। ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव, ये नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, इस तरह से मान लो। ठीक, अब हमसे बोला जा रहा है यहां से ना पास होने वाला टोटल फ्लक्स बताना है कितना है एक पर्टिकुलर पॉइंट से, मान लो। ठीक, तो गॉस लॉ क्या बोलता है? गॉस, ध्यान सुना मेरी बात को, कि गॉस लॉ क्या बोलता है कि आप ना यहां पर थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन करो। आप इस पर्टिकुलर पॉइंट से पास होने वाला एक सरफेस खींचो, एक क्लोज सरफेस खींचो। ठीक है, हमने क्या किया? इस पर्टिकुलर पॉइंट से पास होने वाला एक क्लोज सरफेस खींचा इस तरह से। अब ये डिफरेंट सिस्टम्स के लिए डिफरेंट शेप का हो सकता है ये क्लोज सरफेस। और दूसरी बात, ये एक क्लोज सरफेस है, ये 3D में है ना कि 2D में। ये क्या है? क्लोज सरफेस। ये क्या है? क्लोज्ड सरफेस। ठीक, तो क्या बोला गया कि यार आप एक काम करो, यहां से पास होने वाला एक क्लोज सरफेस खींचो। तो इस क्लोज सरफेस के इस क्लोज सरफेस से टोटल जो फ्लक्स पास हो रहा है, क्या बोला मैंने? इस क्लोज सरफेस से टोटल जो फ्लक्स पास हो रहा है, फाई ई, which is the flux passing through this closed surface is equals to the charge inside that particular closed surface divided by epsilon naught. Charge inside that particular surface upon epsilon naught. This is the Gauss law. थोड़ा सा भी इसको elaborate करेंगे, don't worry. तो यहां पर हम क्या बात करते हैं कि जितना भी चार्ज उस सरफेस के अंदर भरा हुआ है, आप उस चार्ज को जोड़ दो
और जोड़ने के बाद एप्सिलॉन नॉट से डिवाइड लगा दो, आपके पास जो फ्लक्स है वो निकल करके आ जाता है। अच्छा सा, यहाँ पर अगर मैं बोलूं क्यू इन की वैल्यू कितनी है, क्यू इन की वैल्यू कितनी है, तो ध्यान से देखो यहाँ पर क्यू इन की वैल्यू कितनी है, Q1 प्लस का है, Q2 प्लस का है, Q3 माइनस का है, Q4 प्लस का है, Q5 माइनस का है, Q6 माइनस का है। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ क्यू इन। ये यहां पर टोटल कैलकुलेट करो और आंसर निकल करके आ जाएगा। क्या ये चर्चा क्लियर है? अरे 100% पक्का। चलो ये आ गया हमारे पास फ्लक्स निकल करके। तो या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसी एक्सप्रेशन को हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, है ना, कि फाई ई हमारे पास क्या था, फाई ई हमारे पास क्या था, क्लोज इंटीग्रल ई डॉट डी। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, क्लोज इंटीग्रल ऑफ ई डॉट, क्लोज इंटीग्रल लिखना उचित नहीं है, है ना, यहाँ पर भी मैंने क्लोज इंटीग्रल लिख दिया है, ये क्लोज इंटीग्रल नहीं है यहाँ पर, ठीक है, जस्ट अ सेकंड, ये क्लोज इंटीग्रल नहीं है, अभी क्लोज इंटीग्रल नहीं है, ठीक है, क्योंकि कोई कैसी ओपन सरफेस भी हो सकती है, क्लोज सरफेस भी हो सकती है, लेकिन गॉस लॉ के लिए, गॉस लॉ के लिए जो सरफेस है ना, ये क्लोज सरफेस ही है, तो गॉस लॉ के लिए हमें क्लोज सरफेस पर ही करना पड़ेगा। तो ई डॉट डी ए दैट इज इक्वल्स टू क्यू इन बाई एप्सिलॉन नॉट। अब इसका इस्तेमाल करके बहुत सारी कैलकुलेशन करी जाती है। फर्स्ट ऑफ ऑल थोड़ा सा इस एक्सप्रेशन को और समझते हैं। जैसे मैंने ये बोला कि यार ये कैलकुलेशन ना, मैंने फर्स्ट ऑफ ऑल आपको डिस्क्लेमर ही दे दिया था कि ये कैलकुलेशन ना केवल और केवल सिमेट्रिक सिस्टम्स के लिए करी जाती है। क्या गॉस लॉ एप्लीकेबल नहीं होगा अगर सिस्टम सिमेट्रिक नहीं है? व्हाट डू आई मीन बाय सिमेट्रिक सिस्टम्स? देखो यार, जैसे मान लो मैं बोलूं कि हमारे पास एक लाइन है, एक रॉड है, ठीक है, रॉड पे चार्ज बिखरा हुआ है, ठीक, इस रॉड की वजह से हमें एक पर्टिकुलर आर डिस्टेंस पर एक पॉइंट है जहां पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है, ठीक। तो इस रॉड के लिए मान लो यहां से डिस्टेंस आर पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है, मान लो यहां से हमें आर डिस्टेंस पे कैलकुलेट करना होता तब, तो यहां पर हम बोल नहीं सकते कि सिमेट्रिक सिस्टम से, क्योंकि यहां पर हमारा जो डिस्टेंस है ना वो पता नहीं कहां से। लेकिन सोचो यही इनफाइनाइट रॉड होती, इधर भी इनफाइनाइट तक जाती, इधर भी इनफाइनाइट तक जाती, तो आप कहीं से भी आर डिस्टेंस पर जाकर के पॉइंट लेते तो इधर भी इन्फिनिटी होता और उधर भी इन्फिनिटी होता। तो ये एक सिमेट्रिक सिस्टम है। ये कैसा सिस्टम है? ये एक सिमेट्रिक सिस्टम है, ये एक सिमेट्रिक सिस्टम है। तो इन सिस्टम्स, अब ऐसा नहीं है कि गॉस लॉ इज नॉट एप्लीकेबल फॉर दिस सिस्टम, गॉस लॉ इज एप्लीकेबल फॉर दिस पर्टिकुलर सिस्टम, बट वी कैन डू द कैलकुलेशन विद द हेल्प ऑफ गॉस लॉ ओनली इन दिस पर्टिकुलर काइंड ऑफ सिस्टम्स, या बोल सकते हैं सिमेट्रिक सिस्टम्स में। सिंपल, क्लियर। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल के लिए मैं बोलूं कि हमारे पास एक इनफाइनाइट रॉड ले लो, क्या ले लो? इनफाइनाइट रॉड, इनफाइनाइट रॉड। तो इनफाइनाइट रॉड के लिए हम अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की कैलकुलेशन चाहें तो हमने विद द हेल्प ऑफ, जो हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक 1 में हम बात करते हैं कि यार उसमें पूरा एलिमेंट लेकर के हम कैलकुलेशन करते हैं, फिर थीटा 1 थीटा 2 को 90 रखते हैं, तब हमारे पास जो इनफाइनाइट रॉड है, इनफाइनाइट चार्ज रॉड है, उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन में 2k लैम्डा बाई आर निकाला होता है। बट यहां पर हम गॉस लॉ की हेल्प से क्या सेम चीज कर सकते हैं? आ जाओ ट्राई करते हैं, ठीक। ये हमारे पास इनफाइनाइट रॉड है, ठीक, पूरा चार्ज बिखरा हुआ है इस पे। अब इससे आर डिस्टेंस पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। तो हम करते क्या है कि जब भी हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना हो तो हम जिस पॉइंट पे, याद है प्रोसीजर मैंने क्या बताया था कि यहां पर आपको एक क्लोज सरफेस ड्रॉ करनी है और इस क्लोज सरफेस को एक नाम दिया जाता है। इस क्लोज सरफेस को जो नाम दिया जाता है दैट इज गॉसियन सरफेस। क्या बोलते हैं इसको? इस क्लोज सरफेस को जो नाम दिया जाता है दैट इज कॉल्ड गॉसियन सरफेस, गॉसियन सरफेस, गॉसियन सरफेस, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे गॉसियन सरफेस बनाने के लिए, क्योंकि किसी भी सिस्टम के लिए हमें सबसे पहले गॉसियन सरफेस बनानी होगी, और गॉसियन सरफेस ऐसी होनी चाहिए जो उसकी सिमेट्री से मैच करती हो। जैसे यहां पर हमारे पास एक इनफाइनाइट रॉड दी गई है, तो इनफाइनाइट रॉड के लिए क्या सिमेट्रिक सिस्टम हो सकता है? दैट इज अ सिलेंडर, दैट इज अ सिलेंडर। तो सिलेंडर ड्रॉ करो, ये गॉसियन सरफेस, चलो मैं डॉटेड से नहीं नॉर्मल ड्रॉ कर लेता हूं, ठीक है। ये हमारे पास एक गॉसियन सरफेस है, ये गॉसियन सरफेस जिसकी रेडियस हमारे पास r है और इसकी लेंथ मान लो l है, ठीक। अब एक बात हम जानते हैं कि हमें इसके लिए निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रॉम दिस पर्टिकुलर पॉइंट। कैसे करेंगे? ध्यान से देखना। सबसे पहले जो हमारे पास रॉड है, इसके लिए सबसे पहले आपको सोचना पड़ेगा किस तरह का इलेक्ट्रिक फील्ड का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, क्योंकि हमारे पास ये जो रॉड है इसके लिए अवे पॉजिटिव मान लो चार्ज बिखरा हुआ है, तो अवे फ्रॉम द रॉड हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो अगर हम इस पर्टिकुलर पॉइंट पे बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन तो ये होगी, करेक्ट। और हमने आपसे बोला कि यार फाई ई जब हम लिखते हैं, फ्लक्स लिखते हैं, दैट इज इक्वल्स टू क्लोज इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी ए दैट इज इक्वल्स टू क्यू इन डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट, ये होता है। अब हम इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ में हमें जरूरत होती है एरिया की भी, तो जिस पर्टिकुलर सरफेस के लिए हम काम कर रहे हैं उस पर्टिकुलर सरफेस पे हम एक छोटा सा एरिया लेते हैं। अब सिलेंडर है तो सिलेंडर की ये कर्व सरफेस भी होगी और ये ऊपर वाली फ्लैट सरफेस भी होगी, तो ऊपर वाली फ्लैट सरफेस मान लो ये हमने छोटा सा एरिया ले लिया। तो बट इस पर्टिकुलर पॉइंट पे
अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन तो अवे फ्रॉम इट ही होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड में तो कोई चेंज नहीं आएगा क्योंकि ये रॉड है, पॉजिटिव चार्ज अवे फ्रॉम इट, ओके। लेकिन एरिया तो यहाँ पर परपेंडिकुलर होगा, छोटा सा एरिया पर परपेंडिकुलर होगा, लेकिन यहाँ पर एरिया जो है, यहाँ पर एरिया जो है वो तो सेम डायरेक्शन में है। तो एक बात तो हमें समझनी पड़ेगी कि ई डॉट डी ए में जब हम डॉट प्रोडक्ट हटाते हैं तो वहां पर कॉस थीटा लगाते हैं, तो कॉस थीटा में यहाँ पर थीटा की वैल्यू क्या है 90 डिग्री, और यहाँ पे थीटा की वैल्यू क्या है 0, तो cos 90 की वैल्यू 0, यानी यहाँ पर इन सरफेस के लिए जो फ्लैट सरफेसेस हैं, फ्लैट सरफेसेस के लिए फ्लक्स जो होगा वो 0 होगा, फ्लैट सरफेसेस से कोई फ्लक्स पास नहीं हो रहा होगा। इसको थोड़ा कॉमन सेंस से भी सोचो। ऐसे सोचो कि मान लो हमारे पास इस तरह से मिरर से इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रही हैं, ठीक, और मेरे को ना एक डब्बा पहना दिया गया है, मेरे को एक डब्बा जैसे चिप्स के डब्बे होते हैं ना गोल वाले, उस तरह का एक डिब्बा पहना दिया गया है। तो ध्यान सोचो, क्या मेरे ये जो हाथ हैं, डब्बे का मुंह किधर होगा, डब्बे का मुंह होगा ऊपर की तरफ। अब डब्बे का मुंह अगर ऊपर की तरफ है तो मेरे हाथ तो इस तरफ है, तो क्या वो डब्बे के मुंह से निकल रहे होंगे? नहीं। जब वो डब्बे के मुंह से नहीं निकल रहे होंगे, इसका मतलब क्या है, हमारे डब्बे के मुंह से पास होने वाले हाथों की संख्या कितनी होगी? 0। सिंपल ऐसे इसको इमेजिन करना है कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस तो अवे फ्रॉम इट है, तो ये परपेंडिकुलर हो गया सरफेस ये वाली, उससे कोई फ्लक्स ही नहीं पास होगा, तो हमें फ्लक्स सिर्फ इससे निकालना है। तो ध्यान से देखो कैसे करेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ई डॉट डी ए करते हैं, तो ई डॉट डी ए मतलब यहाँ पे जो कॉस थीटा है वो कितना हो जाएगा 1, यानी ई इंटू डी ए इंटू कॉस 0 और टोटल इंटीग्रेशन फॉर द कर्व सरफेस दैट इज इक्वल्स टू क्यू इन। टोटल चार्ज कितना है अंदर, चार्ज कितना है, इस पे चार्ज डेंसिटी मान लो लैम्डा है और लेंथ कितनी है एल, तो चार्ज कितना होगा लैम्डा इंटू एल डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। ई हम बाहर निकालने की क्यू। ध्यान सुनना, क्या इस पूरी कर्व्ड सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है? क्या इस पूरी कर्व्ड सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है? हाँ है। क्यों? ध्यान से देखो, तो इस जो रॉड है, इस रॉड से कर्व्ड सरफेस की डिस्टेंस हर जगह पर सेम होगी, कर्व्ड सरफेस की डिस्टेंस हर जगह पर सेम होगी, और डिस्टेंस अगर सेम होगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी सेम होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट हो गया पूरी सरफेस के लिए। और यहाँ क्या आ गया इंटीग्रेशन, एरिया का इंटीग्रेशन, तो एरिया का टोटल एरिया कितना है कर्व्ड सरफेस का एरिया 2 पाई आर एल, तो 2 पाई आर एल दैट इज इक्वल्स टू लैम्डा एल डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। एल ने एल को मार दिया, ई की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई, ई की वैल्यू आ गई यहाँ से हमारे पास, ई की वैल्यू आ गई, बढ़िया से लिख देता हूं मैं, ई की वैल्यू आ गई, ई इज इक्वल्स टू लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू आर। दिस इज द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस पर्टिकुलर सिस्टम। ये है इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू। तो इस तरह से आप किसी भी सिस्टम के लिए कैलकुलेशन कर सकते हो डिपेंडिंग ऑन द क्या सिस्टम आपको दिया गया है। मैं स्फीयर्स की कैलकुलेशन भी अगले सेशन में करने वाला हूं, है ना। तो अब क्या करते हैं, ध्यान से देखते हैं किस तरह के इसमें जो क्वेश्चंस हैं वो जेईई मेन और एडवांस में पूछे जा रहे हैं। पहले मेन के 2-3 सवाल देख लेते हैं किस तरह के सवाल यहाँ पर पूछे जा रहे हैं। मेन में मतलब जेईई मेन में ना सबसे आसान सवाल गॉस लॉ से ही आ जाते हैं, मतलब आप देखकर भी आंसर दे सकते हो, ऐसे सवाल आते हैं। ध्यान देखना किस तरह से 5 चार्जेस, और ध्यान से एक चीज और कि चलो बाद में बताऊंगा। 5 charges plus q plus 5q minus 2q plus 3q minus 4q are situated as shown in the figure. The electric flux due to this configuration through the surface S is, इस surface से, ये एक surface दी गई है, इस surface से पास होने वाला फ्लक्स, तो हम जानते हैं किसी भी surface से पास होने वाला फ्लक्स क्या होता है, उसमें टोटल चार्ज कितना है अंदर डिवाइड बाय एप्सिलॉन। टोटल चार्ज कितना है 5 1 6 6 minus 2 4, 5 1 6 6 minus 2 4, तो 4q है ऊपर डिवाइडेड बाय क्या होगा एप्सिलॉन नॉट। खत्म। कौन सा ऑप्शन करेक्ट? डी ऑप्शन करेक्ट है, हो गया। मेन में ऐसे सवाल आते हैं, ठीक है। आ जाओ। अ चार्ज q इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ वन ऑफ द सरफेस ऑफ अ क्यूब। एक क्यूब है, एक क्यूब बना लेते हैं, चलो बढ़िया सा क्यूब बनाते हैं। अभी आपके लिए मैं डिजाइन करूंगा, ठीक है, मैं आपके लिए क्यूब डिजाइन करता हूं, ध्यान से देखना किस तरह से। भाई क्या डिजाइन है, ओहो भाई की बात, भाई की बात, भाई की बात। बस इतना बहुत है इसके लिए, और इसको मैं ऐसे ड्रॉ कर देता हूँ। ये क्यूब है ना, ये क्यूब है, और इस क्यूब के सेंटर ऑफ वन सरफेस, एक सरफेस के सेंटर पे रखा हुआ है एक चार्ज। मान लो यहाँ पे रखा हुआ है चार्ज, मान लो चार्ज रखा हुआ है क्यूब। द फ्लक्स लिंक्ड विद दिस क्यूब इज, कितना फ्लक्स इससे लिंक्ड होगा। अब बच्चा एक बात बहुत ध्यान सुनना मेरी, कि जब भी इस तरह का सवाल दिया जाए जहां पर आपको क्यूब दिया जा रहा है और वहां से आपको फ्लक्स की बात करी जाती है, यार यहां से कितना फ्लक्स पास होगा, वहां से कितना फ्लक्स पास होगा, तो आपने करना क्या है, उसको इमेजिनेशन से करना है। जितना बढ़िया इमेजिनेशन आप कर पाओगे उतना ज्यादा प्रोबेबिलिटी होगी कि आप उस सवाल को सही सॉल्व कर रहे हो। अब ध्यान से देखो, इसको इमेजिन करो, यू आर सिटिंग इन अ रूम, आप एक रूम में बैठे हुए हो और बाहर बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं या कुछ भी फुटबॉल खेल रहे हैं, क्रिकेट खेल रहे हैं बाहर। आपके पास एक सिंगल रूम है नियर एनी क्रिकेट स्टेडियम, ठीक।
अब बच्चा करता क्या है कि वहां से मान लो शॉट मारता है, या फुटबॉल का शॉट हो सकता है, वो फुटबॉल की हो सकती है या क्रिकेट शॉट हो सकता है। उसने मारा, आपकी कांच की दीवार थी एक तरफ की, और शॉट से क्या हुआ कि बॉल आकर के सीधी कांच में घुस गई। इस तरह से घुसी कि उसका आधा पोर्शन जो है वो हमारे रूम के अंदर होगा। इमेजिन करना सिर्फ इसको कि उस बॉल का आधा पोर्शन आपके रूम के अंदर दिखना चाहिए आपको, और बचा हुआ आधा पोर्शन बाहर। अब आपके रूम में कितनी बॉल है, वो जो क्रिकेट बॉल है वो आपके रूम में कितना उस बॉल का पोर्शन है। तो आप सोचोगे यार ये हमारी वॉल थी, वॉल में से जब आधी घुस गई है तो आधा पोर्शन जो है वो इस रूम के अंदर आ रहा है, और आधा पोर्शन जो है वो बाहर है। तो हमारे रूम में कितना पोर्शन है, क्या आधा पोर्शन? नहीं, अगर बॉल पे चार्ज क्यू है तो कितना चार्ज इस रूम के अंदर है, दैट इज Q/2। यानी Q इन की वैल्यू कितनी है, Q/2। हमें निकालना क्या है, फ्लक्स पासिंग थ्रू दिस क्यूब, या इस रूम से कितना फ्लक्स पास हो रहा है। तो फ्लक्स पासिंग थ्रू दिस रूम इज Q in by एप्सिलॉन नॉट। Q in की वैल्यू कितनी, Q/2, तो Q/2 एप्सिलॉन नॉट। क्या कोई आंसर दिया गया है? बिल्कुल दिया गया है, ऑप्शन 2 इज करेक्ट। खत्म। तो इस तरह से कभी कभी जो गॉस लॉ है या जो फ्लक्स वाले क्वेश्चन से आपको इमेजिनेशन से काफी आसानी कर देते हैं। तो थोड़ा सा इमेजिनेशन अपनी अच्छी रखने की कोशिश करना। चलो आ जाओ अगला सवाल। अगला सवाल जो JEE एडवांस 2017 का सवाल है। सवाल काफी बढ़िया है, मतलब अगर आप इसको इमेजिनेशन से करोगे तो भी बहुत बढ़िया है, कैलकुलेशन से करोगे तो है ही बढ़िया। इसके लिए एक छोटा सा कॉन्सेप्ट मैं आपको समझाता हूँ। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझाने की जरूरत भी है इसके लिए। वो ये है कि जैसे मान लो हमारे पास एक प्लेट दी गई है, इस तरह से एक कोई सरफेस दी गई है, एक डिस्क मान लो, और उसकी मान लो रेडियस r है। उससे r डिस्टेंस पर, उससे x डिस्टेंस पर यहां पर एक चार्ज रखा हुआ है q, यहां पर एक चार्ज रखा हुआ है q। तो एक बात हमें समझनी पड़ेगी कि अगर ये चार्ज यहां पर रखा हुआ है q, तो इस सरफेस से पास होने वाला जो फ्लक्स होता है उसको कैसे निकालते हैं, उसकी कैलकुलेशन सबसे आसान होती है। मैं आपको समझा देता हूं। देखो आपने सॉलिड एंगल के बारे में अगर सुना होगा तो सॉलिड एंगल जो होता है वो कुछ इस तरह का बनता है। अगर याद हो आपको कि सॉलिड एंगल, ये एंगल जो बन रहा होता है इसको सॉलिड एंगल बोलते हैं। और एक टोटल सॉलिड एंगल 4 पाई का होता है। एक टोटल प्लेन एंगल जो हमारा होता है वो हमारा 2 पाई का होता है। उस तरह से सॉलिड एंगल जो होता है वो 4 पाई का होता है। और प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल, ये देखो, ये बोलते हैं प्लेन एंगल और ये होता है सॉलिड एंगल। तो प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल में रिलेशन क्या होता है, दैट सॉलिड एंगल इज इक्वल्स टू 2 पाई 1 माइनस कॉस अल्फा। ये होता है प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल में रिलेशन। अच्छा, अब एक बात हम जानते हैं कि अगर हमारे पास एक क्लोज सरफेस है तो क्लोज सरफेस पूरा एंगल कितना बनाएगी, सॉलिड एंगल, दैट विल बी 4 पाई। यानी 4 पाई सॉलिड एंगल से फ्लक्स कितना पास होगा, टोटल फ्लक्स Q/ε0, कैपिटल Q कर लेते हैं, कैपिटल Q/ε0। अगर यहाँ टोटल फ्लक्स की बात करें, समझ रहे इस चीज को, 4 पाई सॉलिड एंगल से कितना फ्लक्स पास होगा, Q/ε0। तो 1 सॉलिड एंगल से कितना होगा, 1 से कितना पास होगा, Q/4πε0। तो एक पर्टिकुलर ओमेगा सॉलिड एंगल से कितना पास होगा, तो ओमेगा से कितना पास होगा, ओमेगा से पास होने वाला फ्लक्स जो होगा, वो Q/4πε0 इनटू ओमेगा होगा। तो ये फ्लक्स होता है। तो फ्लक्स को कैसे लिखेंगे, फ्लक्स फाई ई दैट इज इक्वल्स टू, ओमेगा की वैल्यू भी डाल दो, 2 पाई 1 माइनस कॉस अल्फा। तो Q/2ε0 इनटू 2 पाई से 2 पाई कैंसिल हो गया है ना, 1 माइनस कॉस अल्फा। अब यहां पर बस ये फॉर्मूला हमें याद रखना होता है कि कितना फ्लक्स पास हो रहा है इस पर्टिकुलर टाइप ऑफ सिस्टम से, कितना, Q/2ε 1 माइनस कॉस अल्फा। यहाँ पे कॉस अल्फा की वैल्यू आप रख सकते हो। आप कॉस अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगी, कॉस अल्फा की जो वैल्यू है दैट विल बी इक्वल टू, बेस क्या है x डिवाइडेड बाई हाइपोटेन्यूज क्या है, अंडर रूट के अंदर r² + x² हो जाएगा। करेक्ट। अब यहां पर आ जाओ, बैक टू सवाल। क्या है सवाल में, ध्यान से देखो, एक हेमिस्फीयर दिया गया है और इस हेमिस्फीयर की इस वाली सरफेस, ये जो फ्लैट सरफेस और ये कर्व सरफेस, इतना सिस्टम दिख रहा है, जस्ट बाहर एक रखा हुआ है। यानी जस्ट बाहर क्यों बोला गया है, ताकि हम ये बोल सकें कि इस चार्ज की इस पॉइंट से डिस्टेंस जो है वो r ही है, इस वजह से जस्ट आउटसाइड बोला गया है। ठीक है, तो क्या बोल रहा है, पॉइंट चार्ज प्लस q इज प्लेस्ड जस्ट आउटसाइड इमेजिनरी हेमिस्फेरिकल सरफेस ऑफ रेडियस r एज शोन इन द फिगर, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज एन आर करेक्ट। ठीक है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू द कर्व्ड सरफेस ऑफ हेमिस्फीयर इज दिस। ध्यान से देखना कि यहां पर ये जो हमारे पास चार्ज रखा हुआ प्लस क्यू, ये कहां पर है, क्या ये हेमिस्फीयर के अंदर है, नहीं। अगर ये हेमिस्फीयर के अंदर नहीं है, इसका सीधा सा तात्पर्य ये निकलता है कि ये जो चार्ज है वो अगर बाहर है तो फ्लक्स पासिंग थ्रू दिस पर्टिकुलर क्लोज सरफेस, इससे पास होने वाला टोटल फ्लक्स, मैं दोनों की बात कर रहा हूं, फ्लैट प्लस कर्व, इसको लिख देता हूं मैं, फाई ई फ्लैट प्लस फाई ई कर्व, अरे भाई कर्व्ड, दैट इज इक्वल्स टू 0 होगा। यानी जितना फ्लक्स, जितना कर्व्ड में एंटर कर रहा होगा उतना ही फ्लैट से बाहर निकल जा रहा होगा, इसी वजह से टोटल 0 है। ठीक है साहब, क्या हमें फ्लैट वाली कैलकुलेशन करनी आती है,
क्या हमें फ्लैट वाली कैलकुलेशन करनी आती है? ये फ्लैट सरफेस ही तो है, मान लो यहाँ पर हेमिस्फीयर रखा हुआ है इस तरह से। तो ध्यान से देखो ये डिस्टेंस कितनी है, यहाँ पे x की वैल्यू कितनी है r। अगर हम x की वैल्यू r रखते हैं तो cos अल्फा कितना हो जाएगा, cos अल्फा की वैल्यू आ जाएगी cos अल्फा दैट इज इक्वल्स टू r डिवाइडेड बाय अंडर रूट r स्क्वायर प्लस r स्क्वायर यानी 2r स्क्वायर, और r बाहर आ जाएगा तो कैंसिल हो जाएगा, 1 बचेगा 1 बाई रूट 2। तो यहाँ पे cos अल्फा की वैल्यू कितनी रख देंगे, 1 बाई रूट 2। ठीक, आ जाओ। यानी फ्लक्स पासिंग थ्रू फ्लैट सरफेस फाई ई फ्लैट कितना है, फाई ई फ्लैट कितना है, q बाई 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस 1 बाई रूट 2, 1 माइनस 1 बाई रूट 2। अगर फ्लैट वाला इतना है तो कर्व वाला इसका माइनस होगा, तो कर्व वाला क्या आ जाएगा, q बाई 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस के साथ में 1 माइनस 1 बाई रूट 2, यानी ऑप्शन ए इज करेक्ट। कोई और ऑप्शन भी करेक्ट हो सकता है, एक बार चेक कर लेते हैं। टोटल फ्लक्स थ्रू द कर्व्ड एंड फ्लैट सरफेस इज q बाई एप्सिलॉन नॉट, तो टोटल फ्लक्स है कितना, 0 है, तो ये तो हो नहीं सकता, ऑप्शन गलत है। द कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड नॉर्मल टू द फ्लैट सरफेस इज कांस्टेंट ओवर द सरफेस। मतलब जैसे मान लो कि इसकी वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला तो इस तरफ को आएगा, तो इसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट ये आ गया यानी नॉर्मल कंपोनेंट, और ये आ गया पैरेलल कंपोनेंट। यहाँ पर निकालोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ अलग आएगा, तो ऑब्वियसली उसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट तो चेंज हो जाएगा, क्योंकि डिस्टेंस अलग अलग है, हर जगह की डिस्टेंस अलग है, तो जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है वो भी डिफरेंट हो जाएगा, यानी ऑप्शन भी गलत है। लास्ट क्या बोल रहा है, द सर्कमफेरेंस ऑफ द फ्लैट सरफेस इज इक्विपोटेंशियल, मतलब सर्कमफेरेंस जो है वो इक्विपोटेंशियल। अब ध्यान से देखो इस पॉइंट की इस ध्यान रखना सरफेस, पूरी सरफेस की बात नहीं करी, सर्कमफेरेंस की बात करी जा रही है, एज की। तो सर्कमफेरेंस से उस पॉइंट की डिस्टेंस तो सेम ही, आप यहाँ लिखो यहाँ लिखो यहाँ लिखो, सर्कमफेरेंस की बात हो रही, ध्यान रखना सर्कमफेरेंस की। तो सर्कमफेरेंस की अगर डिस्टेंस सेम है तो पोटेंशियल भी सेम होगा, और पोटेंशियल सेम होगा तो कैसी होगी, इक्विपोटेंशियल सरफेस, सॉरी इक्विपोटेंशियल लाइन हो गई वो, है ना। तो ये ऑप्शन हमारा करेक्ट है, इसमें ए एंड डी ऑप्शन करेक्ट है, बाकी दोनों गलत है। क्लियर है यहाँ तक। तो इस तरह के सवाल जे एडवांस में पूछे जाते हैं, जे मेन के सवाल तो बहुत ही हल्के आते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात भी नहीं है। कोई कंफ्यूजन रहा हो, कोई डाउट आया हो इस सेशन में, इस क्लास में, तो वो कमेंट सेक्शन में लिखना है, कमेंट सेक्शन सिर्फ आपके लिए होता है। और एक बात किया करो, वीडियो को शेयर कर दिया करो अपने दोस्तों के साथ में, ताकि उनको भी समझ आ सके जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो इतने कम टाइम में बहुत इजीली। और लाइक तो कर ही दिया करो, लाइक करने के साथ में चैनल पे अगर पहली बार आए हो, पहली बार मेरी क्लास में आए हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और नोटिफिकेशन भी जरूर दबा लेना, क्योंकि यहाँ इस तरह की क्लासेस रोज आती है। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। कोई डाउट हो कमेंट सेक्शन में, अरे भाई खुल जा कमेंट सेक्शन, हाँ कमेंट सेक्शन में। चलो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।